सबसे बड़ा चोर तो चुनाव आयोग और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटना है। अगर ये मांग अगर राहुल गांधी जी उठाएंगे तो ये हाइड्रोजन बम होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र के वीवीपैट का मिलान अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से वो मैच नहीं करेंगे और चुनाव आयोग को मेरे ख्याल से राजीव कुमार को और ज्ञानेश्वर कुमार को जेल में जाना पड़ेगा। मैं सैल्यूट करता हूं राहुल गांधी जी को और उस टीम को जिन्होंने महादेवपुरा का पूरा अध्ययन किया और उसका 1,250,000 वोट का जो है फर्जी वोट का जो भांडाफोड़ किया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। दोस्तों, सीएसडीएस की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयोग पर सिर्फ 21% लोगों को अब भरोसा रह गया है और ये बहुत तेजी से गिरा है। यानी कि चुनाव आयोग चोर है, ये बात लोगों के मन में घर कर गई है। और राहुल गांधी के खुलासे के बाद तो ये और तेजी से हुआ है। राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग की चोर वाली इमेज बन चुकी है और अब इस इमेज के साथ चुनाव आयोग कैसे वोटिंग कराएगा, आज हम उत्तर भारत से इतर दक्षिण भारत में हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर राव जी से जानेंगे कि आखिर क्या राहुल गांधी का ये मैसेज और चुनाव आयोग चोर है, ये बात क्या दक्षिण भारत के लोगों तक भी पहुंची है। राजशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उल्टा चश्मा यूसी पर। नमस्कार जी बिल्कुल। मैं क्षमा जी बोलिए। जी, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाह रही थी कि आखिर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग चोर है। सर्वे में आ रहा है कि जनता ये बात समझ चुकी है कि चुनाव आयोग चोर है। आपको क्या लगता है, दक्षिण भारत में क्या लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है? मैं आपसे एग्री नहीं करता क्योंकि चुनाव आयोग चोर है मुद्दा पहले आंध्र प्रदेश से उठा है। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने हरियाणा के एग्जिट पोल के दौरान बताया कि भले ही एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में है लेकिन कांग्रेस हारने वाली है और महाराष्ट्र में भी यही हुआ। हम तो लोकसभा चुनाव से लगातार कह रहे हैं, खासकर मैं ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हो रही है इसके बारे में मैं कह रहा था। लेकिन राहुल गांधी जी क्योंकि लोपी है, देश के बड़े नेता है और वरिष्ठ पार्टी उनके साथ है, मतलब कम से कम 200-250 सांसद उनके साथ है दोनों सदनों में मिलाकर, तो उनकी जब आवाज उठेगी तो देश भर में ज्यादा जाएगी। तो वैसे तो आंध्र प्रदेश जो है और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ईवीएम धांधली के पहले जो है उसका लॉस हुआ है आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। और आपको बता दें कि चुनाव वाले दिन शाम को 9 बजे जो आंकड़े दिए गए वोट प्रतिशत के और काउंटिंग वाले दिन के जो आंकड़े हैं उनमें 12% का अंतर है दोनों आंध्र प्रदेश और ओडिशा में, और दोनों जगह एनडीए की सरकार बन गई मौजूदा सरकार को हटाकर। तो हम तब से आवाज उठाते रहे लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद है राहुल गांधी जी और हरियाणा का, उनको जो चोट पहुंचा, महाराष्ट्र में उनको चोट पहुंचा, उनको मजबूर किया कि इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए उन्होंने कमिटी बनाई। जो समाचार, जो इंफॉर्मेशन वो पूछ रहे थे चुनाव आयोग से, वो नहीं दे रहा था और उस फॉर्मेट में नहीं दे रहा था जिसमें ये मांग कर रहे थे, तो उनको शक ज्यादा हो गया। उन्होंने एक टीम की गठन की। मैं सैल्यूट करता हूं राहुल गांधी जी को और उस टीम को जिन्होंने महादेवपुरा का पूरा अध्ययन किया और उसका 1,250,000 वोट का जो है फर्जी वोट का जो भांडाफोड़ किया। अगर आंध्र प्रदेश में ऐसी एक्सरसाइज होती तो बहुत बढ़िया होता। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मेरे ख्याल से विधानसभा जो बने हैं वो भी इसी तरह, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में चोरी के द्वारा पीछे के दरवाजे से बनाया गया, आंध्र प्रदेश में भी वही हाल है। बिल्कुल। और राहुल गांधी जी ने जी कहा जा रहा है कि अभी 48 जगहों के और वो डेटा लेकर आएंगे, बताएंगे लोगों को कि आखिर कहां कहां पर चोरी हुई है। और एक और बात ये सामने आ रही है कि अब आम लोगों के मन में भी ये भावना बनने लगी है कि चुनाव आयोग किस तरीके से चोरी कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी जिसमें ज्ञानेश कुमार बातें बता रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही बन रही है कि आखिर वो सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग इसी तरीके से, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर चोरी करता है तो लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र बचा ही नहीं मेरे ख्याल से। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं 22 में, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि जो धारणा थी, जो एग्जिट पोल है, जो जनता का मूड है और उसके साथ अगर हम परिणाम मिलाए तो मैच नहीं करता। उत्तर प्रदेश में हमने यही देखा, उसके बाद में लोकसभा, आंध्र प्रदेश और विधानसभा चुनाव में देखा, फिर बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र में देखा। मेरे ख्याल से ये 4-5 साल से लगातार चलती आ रही है। तो
पूरा देश का अध्ययन होना चाहिए। और राहुल गांधी जी से मेरा एक शिकायत है, तो वो अपने जो सूची बताते हैं लोकसभा महाराष्ट्र हरियाणा का, उसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को भी जोड़ दे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि वो देश के नेता हैं। वो अपने आप को अपने कांग्रेस प्रदेश के जो सत्ता में है उन्हीं राष्ट्रों को सीमित न करे, देश के नेता की तरह उभरे। आंध्र प्रदेश में भले ही उनको जगन मोहन रेड्डी से नहीं बनती हो, लेकिन आंध्र प्रदेश में ही हुआ है। अन्याय किसी को भी हुआ है तो राहुल गांधी जी का आवाज उठना चाहिए, भले वो जगन मोहन रेड्डी का हो, भले पटनायक जी का हो या किसी और का हो, वो अपना दल का हो या विपक्ष का दल हो। राहुल गांधी जी की मुद्दा जो है वो वोट चोरी के बारे में है, तो इसलिए उन्हें पूरा देश के जो भी इसके भुगत रहा है, इसका नुकसान भुगत रहा है, उनका पूरे प्रदेशों का नाम लेना चाहिए। बिल्कुल। और सवाल लेकिन ये भी है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें डेटा चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे तो वो बहुत आराम से बता सकते हैं कि भाई कहां पर चोरी हुई है, कहां पर नहीं हुई है। एक विधानसभा सीट के बारे में जब उन्होंने पूरी रिसर्च की तो उसमें उन्हें 6 महीने लगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने वो पूरे पेपर का गट्ठर भी दिखाया, 7 फीट का वो गट्ठर था, जिसमें जिसको रीड करके उन्होंने ये पूरी बात बताई कि 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। इसके बाद अब सवाल यही आता है कि जब ज्ञानेश कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आते हैं सीईसी, वो कहते हैं कि हम आपको सीसीटीवी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहन बेटियों की प्राइवेसी का हनन होगा। अब आप तो से हम यही जानना चाहेंगे कि क्या इससे कोई प्राइवेसी का हनन हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक बहानेबाजी है? इससे बड़ा मजाक, मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका मजाक बना रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। आप मीडिया वाले क्या, पता नहीं कितने कितने लोगों के आप कतार में, खासकर महिला और बुजुर्गों के आप मीडिया चैनल्स में दिखाते हैं। वो घूंघट ओढ़ के वो महिला कतार पर आप दिखाते रहते हैं, दशकों से दिखा रहे हैं, पहली बार नहीं है, तब कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसी कोई आपत्ति होती तो मीडिया को भी पाबंदी होना चाहिए, मीडिया पर पाबंदी होना चाहिए भाई, आप वोटरों का कतार का जो है आप टेलीकास्ट नहीं कर सकते, उनका फोटो नहीं खींच सकते, ऐसी कोई पाबंदी तो आज तक नहीं है। और कह रहे हैं पहली बार जब मांगा गया वेबकास्टिंग का तो उन्होंने कहा कि वोटर की गोपनीयता का मामला है। ज्ञानेश कुमार जी को मैं कहना चाहता हूं, ज्ञानेश कुमार जी, कौन सा वोटर किस पार्टी को वोट दिया इसकी गोपनीयता है, वो वोट दिया या नहीं इसकी कोई गोपनीयता की जरूरत नहीं है। तो उसके आड़ में कौन सा उम्मीदवार किसको वोट दिया उसकी गोपनीयता बरकरार रहेगी, क्योंकि जो कैमरा जो है वो खाली आपको चेहरा दिखाएगी और किस बटन दबा रहे वो दिखाई नहीं देगी उस वेबकास्टिंग में। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति ये है ज्ञानेश कुमार जी को कि उन्होंने जो फर्जी वोटर के दर्ज किए और उसका वोट की कोई और दिया, वो पकड़े जाएंगे। खासकर आंध्र प्रदेश में शाम के 6 बजे चुनाव बंद होना था तो आधी रात 3 बजे तक चुनाव होती रही। ऐसे कैसे होता भाई? आधी रात 3 बजे तक मतलब आपको 6 बजे टोकन देना है, जो भी कतार में है उनको टोकन देना है और उन्हीं तक आपको वोटिंग सीमित रखना है। लेकिन 3-3 बजे मतलब चुनाव खत्म होने के बाद में आप 6 घंटे और एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब क्या दिन भर पूरा कोई वोट डालने नहीं आया क्या? तो इसमें आपको जो है फर्जी वोटर जो है वो शाम 6 बजे के बाद से शुरू हुआ। जिनका भी फर्जी वोटर है वो शाम 6 बजे के बाद में वो वोटिंग हुआ, ताकि एजेंट भी चले जाए बाहर, एजेंट को बाहर भेज दिया जाए या किसी तरह मैनेज किया जाए, और जो फर्जी वोटर जो है उसका वोटिंग शुरू होता है शाम 5 बजे से। तो इसलिए आपको जो है ना परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में आपको भारी इजाफा मिला। आपको पिछले 10-15 चुनाव आप देख लेंगे तो चुनाव वाले दिन के और फाइनल जो वोटिंग डाटा होता है उसमें 1 या 2% का अंतर रहता है, लेकिन नहीं 12.5%, 12% ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में हार जीत का अंतर ही 10% है। तो 12.5% आपने वोट बढ़ा दिए शाम 8 बजे के बाद में, इससे अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है। और एक और बात, राहुल गांधी जी से मेरी एक विनती है कि आप जो एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं, एटम बॉम्ब तो वोटर लिस्ट है, लेकिन आपके ही कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के उम्मीदवार चुनाव के दौरान पाए गए वीवीपैट की गिनती की मांग कर रहे हैं, मामला अटका हुआ है। मतलब महाराष्ट्र में करीब 200 या 300 पोलिंग स्टेशन और हरियाणा में करीब 50 पोलिंग स्टेशनों में वीवीपैट के पर्चे अभी भी गिनने के लिए बाकी है। चुनाव आयोग कहता है कि हम वोट पर्चे नहीं गिनेंगे, उम्मीदवार कहते हैं कि हम गिन के दिखाओ। अगर राहुल गांधी जी ये मुद्दा उठाए, आपको क्या दिक्कत है भाई वो गिन के दिखाने में? अगर आपकी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की
तो ईवीएम के जो भी उसके दीजिए ये है काउंट है और मिलान करके दिखा दीजिए वीवीपैट से गिन के। अगर ये मांग अगर राहुल गांधी जी उठाएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब होगा, एटम बॉम्ब से 1000 गुना बड़ा होगा ये वीवीपैट का मामला। तो उन्हीं के पार्टी के कुलदीप सिंह करण सिंह दलाल जी है और नीरज शर्मा जी है, सर्वमित्र जी है, गोपाल दास अग्रवाल जी है, वो लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई कर रहे हैं। आपको एक बात बता दें कि चुनाव आयोग एक प्रक्रिया करता है, चुनाव से पहले एक मॉक पोलिंग करता है 50 वोटों का, जिसके जरिए वो ये पता करता है कि वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़े मिलान करके दर्शाता है कि देखो भाई ईवीएम सही ढंग से काम कर रहा है। मतलब उस दौरान वो वीवीपैट के पर्चे गिनने के लिए राजी है और ये पूरा उसके एसओपी में लिखित है। लेकिन चुनाव के दौरान जो वीवीपैट आए उसको गिनकर घोषित परिणाम से मिलान करने के लिए चुनाव आयोग इनकार कर रहा है। अरे भाई, जब आपके मॉक पोलिंग में आप वीवीपैट गिन सकते हैं तो असली पोलिंग में क्यों नहीं गिनते? ये मुद्दा अगर राहुल गांधी जी उठाए तो ये बड़ा बहुत ही आपको मेरे ख्याल से ईवीएम धांधली के पूरा खुलासा हो जाएगा, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, ईवीएम से कैसी चोरी है सब सारा पकड़ा जाएगा। तो राहुल गांधी जी से विनती है कि इस मुद्दे के भी आप ही के उम्मीदवार है, आप ही के पार्टी के उम्मीदवार है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में हमने एक और केस देखा था जहां पर जो 3 साल हरियाणा का जी बिल्कुल हरियाणा का, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि 3 साल पहले जो प्रत्याशी हार गया था उसकी ईवीएम मशीन जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप लेकर आइए, आप खुलवाइए, यहाँ पर वो जीत जाता है। तो मतलब ईवीएम को लेकर जो सवाल है वो अब धीरे धीरे और ज्यादा जो उस पर जो संशय है वो लगातार बनता ही जा रहा है और यही सवाल जो जनता है वो भी खड़ा कर रही है। जनता के मन में भी अब यही बातें आ रही है क्योंकि वो देख रही है कि किस तरीके से सवाल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग आखिर अपनी तरफ जो उन पर आरोप लग रहे हैं उनका जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भले ही करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी होगी तो आप खुद समझेंगे कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, किसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो जवाब क्या देना चाहते हैं। देखिए, चुनाव आयोग का रवैया अगर आप देखें तो ये वोट चोरी में वो को कॉन्स्पिरेटर है, सहभागीदारी है, वो भागीदारी है, बराबर का भागीदारी है और उसे पता है। जब हमने ईवीएम का जो हमने मुद्दा चैलेंज किया तो ऐसे बेतुकी बातें की। उन्होंने कहा कि वीवीपैट गिनने में 5 दिन लगेंगे। आप अगर करेंसी बैंक के पास जाके कोई बैंक कैशियर करेंसी नोट गिनता तो 1 मिनट में 100 का बंडल गिन लेता है, आम आदमी 2 मिनट में भी गिन लेता। अगर 20 आदमी आप बिठा दें तो 5 घंटे में पूरा वीवीपैट गिना जा सकता है। लेकिन वो हलफ देकर ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम 5 दिन लगेंगे। अब क्या कहें। एक और बात, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर उम्मीदवार को शक है ईवीएम के बारे में, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशन में वो ईवीएम की जांच की मांग कर सकता है जी। तो उन्होंने कहा कि पेज नंबर 37 पैरा नंबर 76 भी आप वेरीफाई कर लीजिए। उन्होंने कहा इस जांच में माइक्रो कंट्रोलर की जांच होगी। चुनाव आयोग ने उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसिंग हटा ही दिया, अपने आप से मॉक पोलिंग लेके आया। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं किया। जब इसको चैलेंज किया गया महाराष्ट्र और हरियाणा के उम्मीदवारों ने कहा कि आगे से जो भी एसओपी होगा उसमें हम माइक्रो कंट्रोलर की जांच देंगे। तो उन्होंने 17 जून 2025 को एक और नया एसओपी दिया, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर की जांच नहीं है। सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट करके कुछ और नया टेस्ट लगा दिया जो माइक्रो कंट्रोलर जांच नहीं है। मतलब जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के है उसको भी वो पालन करने से वो भाग रहा है। मतलब माइक्रो कंट्रोलर की अगर जांच हो जाएगी तो कौन सा बटन आप दबा रहे हैं, किसको वोट जा रहा है, ये पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए वो माइक्रो कंट्रोलर जांच नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हम मॉक पोलिंग कराएंगे। मॉक पोलिंग कैसे कराएंगे, उसका प्रस्ताव क्या था। वो कहता है कि उम्मीदवार का नाम नहीं होगा, उम्मीदवार का पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा, उसका पार्टी का नाम नहीं होगा, डमी उम्मीदवार का नाम डमी चुनाव चिन्ह से हम मॉक पोलिंग करवाएंगे। अरे भाई, जब आप आदेश आप ये दिए होंगे कि कमल का वोट पंजे का वोट कमल को जाए या साइकिल का वोट कमल को जाए, अगर वो मॉक पोलिंग में वो चुनाव चिन्ह ही नहीं रहेंगे तो कैसे पकड़ेंगे आप जी। तो आपको अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पढ़ ले तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा चोर तो चुनाव आयोग और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कोई आरा गरम मामला नहीं है।
इन्होंने हमारे लोकतंत्र को खत्म किया है, चुनाव तंत्र को खत्म किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया है, लोगों को भरोसे को खत्म किया है। और ये बात कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का हार जीत का मामला नहीं है, ये वोटर के हक की बात है। हर एक वोटर का वोट चोरी हुआ है। बिल्कुल, और वोट चोरी की बात बहुत ज्यादा अब लोगों के मन में भी आ गई है कि आखिर वोट चोरी हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हम खबरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों से आ रही हैं, राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि 100% हमारे पास सबूत है, यानी कि वो सबूत तो दिखाते ही हैं, लेकिन इसके बाद जो सीसी है वो कह देते हैं कि भाई हमें हलफनामा दीजिए। और जब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई हलफनामा हमने आपको दिए हैं, 18,000 जो वोटों की चोरी के जो हलफनामे हमने आपको दिए, उस पर आपने क्या किया, आप कार्रवाई करिए बताइए, तो उस पर वो कह देते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये क्या बार बार बहानेबाजी आखिर क्यों हो रही है, यही नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं, वो अब चुनाव आयोग को अगर आप ऐसे पूछेंगे तो चुनाव आयोग उसका समाधान नहीं देगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटना है। हमने सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है 1 जून 2024 का है, उससे हमने जब चैलेंज किया है, मतलब मैंने नहीं, हरियाणा के और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों ने चैलेंज किया है, हम पूरा मैं इंफॉर्मेशन उनसे शेयर किया, उस इंफॉर्मेशन को लेकर उन्होंने चैलेंज किया, तो चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो गलती से इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी गलती मानी और 2024 का एसओपी को रद्द करके 2025 में एक नया एसओपी लेकर आया। इसके अपने आप में ये मानना है कि हमने 2024 में जो एसओपी है वो ईवीएम की धांधली को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं थी, इसलिए उन्होंने दूसरा एसओपी लेके आया। उस दूसरे एसओपी में भी बहुत माइक्रो कंट्रोलर की जांच को हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार अपने साथ एक टेक्निकल मतलब एक इंजीनियर को लेके जा सकता है वेरिफिकेशन के दौरान, उसे हटा दिया। नया एसओपी में वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक पोलिंग स्टेशन के लिए 47,000 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हैं, उसको घटाइए, काफी कम कीजिए, तो उसको केवल आधा किया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। जो नया एसओपी है अगर उसको चैलेंज करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको हरियाणा और महाराष्ट्र के वीवीपैट का मिलान अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से वो मैच नहीं करेंगे और चुनाव आयोग को मेरे ख्याल से राजीव कुमार को और ज्ञानेश्वर कुमार को जेल में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजशेखर जी। आपने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग लगातार धांधली कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बात बस यही है, यही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है। जो सवाल हैं, जो आरोप हैं, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। और अब तो बाकायदा एक सर्वे आ चुका है कि जो लोग हैं वो भी अब चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मात्र 21% लोग, भारत की जनता में मात्र 21% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर इस तरीके से देखा जाए कि सिर्फ इतने ही लोग भरोसा कर पा रहे हैं। और लगातार जो राहुल गांधी के खुलासे हुए हैं इसके बाद से ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है, यानी कि जो चुनाव आयोग है इस पर धांधली के आरोप तो लग ही रहे हैं, साथ ही इन पर जो भरोसा है वो लोगों के मन से भी कम हो रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ अब विपक्ष और क्या क्या रणनीति बनाता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा शर्मा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।